हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है 10 फरवरी एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी को 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन फेक नहीं मिलेगा। जो आप सभी एग्जाम में पूछे गए हैं हूबहू वही क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो जिन भाइयों एवं बहनों ने पेपर देकर आया है अभी, वो अपना यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ वो उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपसे को बता दें कि क्वेश्चन जो है घूम घुमा कर यहीं से पूछा जा रहा है। आप सभी को मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो अदर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन्हें भी आप सभी को साथ साथ बताता चलूँगा, ताकि यहाँ से अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी का छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन है, जिसे कैग भी कहते हैं। आप इसे भी याद कर रखिएगा, या यह भी पूछा जा सकता है, भारत के वर्तमान में कैग कौन है, या फिर भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन है। तो वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखक परीक्षक बने हैं। अगर बात कर लें कैग का वर्णन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक किया गया है, तो 148 से लेकर कितना 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कैग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वह भी राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्रशांत चंद्र महानवोलिस के मॉडल पर आधारित थी। पूरा नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महानवोलिस के मॉडल पर आधारित थी। प्रशांत चंद्र महानवोलिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद भी थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32A में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक रिट कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32A था, इसे संविधान के 35वें संविधान संशोधन के जरिए इसे हटा दिया गया है। लेकिन आपसे से पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 32A में क्या है, तो संविधान के 32A में जो है सर्वोच्च न्यायालय राज कानून की संवैधानिक वैधता को वैधता पर विचार नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 32A में कहा गया था। आगे देखते हैं। जो अनुच्छेद 32 है इसके बारे में देख लें, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। यह सभी नागरिकों को उसके किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का संविधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। इसे संवैधानिक विचारों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। अभी आप सबको मैंने बताया भी थे। उसके बाद देखते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों का गारंटर और रक्षक होने के कारण अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? कुर्ग दशहरा। क्या? कुर्ग दशहरा। अब बात कर लेंगे आंध्र प्रदेश के और इम्पोर्टेंट कुछ त्यौहार कौन से हैं, तो उगादी जो है यह भी आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, इसे भी आप याद रखिएगा। उगादी हो गया, और फ्रेंड्स उगादी हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों एक होता है फ्लेमिंगो, यह भी आंध्र प्रदेश का ही त्यौहार है। आगे देखते हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के, यहाँ पर कल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग रहेगा, कला होगा। कला के क्षेत्र में
पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुल मिलाकर आप सभी को याद रखना है सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना शब्द का प्रयोग जो है फ्रेंड्स वो कबड्डी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कबड्डी खेल में किया जाता है। अगर बात कर लें कि यह एक क्वेश्चन यहाँ से या ऐसा भी पूछा जा सकता है, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं, ये भी आपसे से पूछा जा सकता है। तो लोना के लिए कबड्डी में जो है 2 अंक मिलते हैं। कितने? 2 अंक। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि लोना किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। और लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? ये क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा था। किससे? इस्लाम धर्म से जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन जो है इसका मकसद क्या था या उद्देश्य क्या था, ये आप देख लें। खिलाफत आंदोलन का मकसद या उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों को हटाना था। क्या था? जो तुर्की में खलीफा के पद को बहाल करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों को हटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसे भी आप देख लें। यहाँ जो खिलाफत आंदोलन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की समाज के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्की सुल्तान के अधिकार को बनाए रखना है। तुर्की के प्रति जो है ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। खिलाफत आंदोलन से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं कि यह आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रवाद के एक अहम चरण को दर्शाता है। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हुए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन से कुछ खास बातें जो भारत में होती है वह कौन कौन सी हैं? तो इस आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच एकता हो गई थी, दोनों लोग इसमें शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद साल 1922 में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया था। यह पूछा जा सकता है कि जैसे खिलाफत आंदोलन शुरू 1919 में हुआ तो यह खत्म कब हुआ था? तो 1922 में खत्म हुआ था। किस आंदोलन के बाद? असहयोग आंदोलन के बाद यह खत्म हुआ था। इस आंदोलन में मौलाना मंजूर अहमद और मौलाना लुत्फुल्लाह खान दनकोरी ने अहम भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट, साल 2024 में कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साल 2024 में कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साल 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक के प्रसिद्ध कलाकार जो हैं टी.एम. कृष्णा को, किसे? टी.एन. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। आपसे से पूछा गया था कि साल 2024 में कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? तो टी.एम. कृष्णा को मिला है। लेकिन आप सभी को मैं साथ ही यह भी बताता चल रहा हूँ कि नृत्य कलानिधि का पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। चलिए टी.एम. कृष्णा के बारे में कुछ देख लेते हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, टी.एन. कृष्णा एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार हैं। उन्हें संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। वे अपने वामपंथी विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। वे समाज में फैली जातिगत विषमताओं के बारे में भी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। डॉक्टर नीना के बारे में तो कुछ देख लें। डॉक्टर नीना प्रसाद एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। वे मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम और कथकली जैसी शैलियों की अपनी दक्षता के लिए जानी जाती हैं। वे तिरुवनंतपुरम में भरतंजलि एकेडमी ऑफ इंडियन डांस की संस्थापक हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार की स्थापना साल 1942 में हुई थी। यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है फ्रेंड ये कहाँ का है? ये भी केरल का है। कहाँ का? केरल का है।
आगे देखते हैं। ग्रीक शब्द जो ये भी बना है, ये भी किसे प्रदर्शित करता है? इसे न्यू भी कहते हैं। ग्रीक शब्द जो ये न्यू है, ये किसे प्रदर्शित करता है? तो इसे, यह जो है फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है। ये आप याद रखिएगा, आपसे इसे पूछा गया था। साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर जो थे, शक्तिकांत दास थे। कौन? शक्तिकांत दास थे। आगे देखते हैं। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो कितना? 78 फुट। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 78 फुट होती है। आगे देखते हैं। कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जो हैं, श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। फ्रेंड्स, आप सभी से वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप सभी को मैं जितने इम्पोर्टेंट अब पद पर बैठे हैं व्यक्ति, उनके बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। किस नंबर की हैं? 15वें नंबर की। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है। किस नंबर की? 14वें नंबर के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 16वें नंबर के। भारत के न्यायिक प्रमुख भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना जी हैं। 51वें नंबर के ये बने हुए हैं। भारत के महान्यायाधीश, जिसे एजी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ये कौन है? आर वेंकटरमणी जी हैं। 16वें नंबर की ये बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं। भारत के संसदीय प्रमुख राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीश धनखड़। आपसे इसे यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन बनते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही बनते हैं। आगे देखते हैं। उपसभापति राज्यसभा के, वो जो मैंने आपसे बताया वही है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? जगत प्रसाद नड्डा जी। कौन है? जगत प्रसाद नड्डा जी हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो राज्यसभा के विपक्ष नेता जो है कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद देखते हैं। लोकसभा के सदन के उपनेता कौन है? राजनाथ सिंह है, ये भी भाजपा के ही हैं। उसके बाद देखते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, आप को बता दूं, शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। देखते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में कुछ खास बातें जो हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप देख लें। मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ खास बातें हैं। मोहिनीअट्टम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है जादूगरनी और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। यह नृत्य भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी की पौराणिक कथा पर आधारित है। मोहिनीअट्टम की खास मतलब कुछ बातें हैं। सूक्ष्म चालें हो गई, जटिल पैरों का काम हो गया, भावपूर्ण चेहरा हो गया और विस्तृत वेशभूषा, इसकी जो है खास बातें हैं। आगे देखते हैं। मोहिनीअट्टम में कर्नाटक शैली का संगीत और नृत्य के जरिए नृत्य के जरिए जो है नाटक का गायन और अभिनय शामिल है। मोहिनीअट्टम अक्सर मंदिरों और त्योहारों में किया जाता है। आगे देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? ये आपसे से पूछा गया था। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो देशों को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ही हरित क्रांति का उद्देश्य था। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी, ये भी आप याद रखें। उसके बाद देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे भारतीय राज्यों में उत्पादन 500% की वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आप स्वीकिए जो है 5 फरवरी के
5 फरवरी में पूछा गया था कि हरित क्रांति के दौरान किन फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो गेहूं और चावल के पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। गेहूं में जो है 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। हरित क्रांति के दौरान देश में लगभग 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए थे। कितने? 400 कृषि फार्म स्थापित किए थे। हरित क्रांति से खाद्य आयात पर देश की आत्मनिर्भरता जो है कम हुई है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? 32 के तहत। उसके बाद आपसे इसे पूछा गया था गेहूं का पर्यायवाची क्या होता है? गेहूं का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये आपसे इसे पूछा गया था। कनक कनक होता है, गोधुम होता है, गंदुम होता है, तृण होता है, सुमन होता है। आपसे के ऑप्शन में जो आ रहा होगा आप उसे टिक करे होंगे, लेकिन कनक, गोधुम, मृदंग, सुरेशक, गंदुम, तृण और सुमन जो है गेहूं का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद दोस्तों रचनाओं से क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के हिंदी में पूछे गए थे। जितना क्वेश्चन मैं आप सभी को मैंने कराया उतने ही क्वेश्चन मुझे दोस्तों मिल पाए थे। फेक क्वेश्चन एक भी नहीं है, ये टोटल जो है आप सभी के एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। आप सभी को क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। वहाँ पर ज्वाइन कर आप सभी इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में यह भी बताना मत भूलिएगा कि आप सभी का पेपर कब है, ताकि आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं जीके जैसे वो आप सभी को करा दें। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।